स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने AVM और BFM के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आज शुरुआत करते हैं रिटेल बैंकिंग को। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग रिटेल बैंकिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिटेल बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि ये एक बैंकिंग सर्विस है। रिटेल बैंकिंग इज़ अ बैंकिंग सर्विस दैट इज़ गियर टुवर्ड इंडिविजुअल कस्टमर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो की वर्ड है वो है इंडिविजुअल कस्टमर। दैट मीन्स कस्टमर, हम लोगों को प्रत्येक इंडिविजुअल कस्टमर से ये रिटेल बैंकिंग डील करता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसीलिए मैंने यहाँ दोबारा लिखा है, इट फोकस स्ट्रिक्टली ऑन कंज्यूमर मार्केट। मतलब इसे इसे कंज्यूमर मार्केट से ही मतलब है। रिटेल बैंकिंग का जो मीनिंग है वो किससे है, कंज्यूमर मार्केट से है। तो ये तो था रिटेल बैंकिंग का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, इट इज़ गियर टुवर्ड इंडिविजुअल कस्टमर। ठीक है, ये प्रत्येक इंडिविजुअल कस्टमर के प्रति ये गियर रहता है। दूसरा है कि इट इज़ जनरली मास मार्केट ड्रिवन। थर्ड पॉइंट इज इट ऑफर्स डिफरेंट लाइबिलिटीज़, डिफरेंट एसेट्स एंड सर्विस प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब इंडिविजुअल कस्टमर को अलग अलग तरह की लाइबिलिटी मिलती हैं, अलग अलग तरह के एसेट मिलते हैं और अलग अलग तरह के सर्विस मिलते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ कौन ऑफर करता है, तो रिटेल बैंकिंग ऑफर करता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे रिटेल बैंकिंग का, कि इसका जो डिलीवरी मॉडल है वो फिजिकल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। अब फिजिकल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, तो फिजिकल में जैसे मान लीजिए कि आपके पास ATM हुआ या और भी कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये सब जो प्रोडक्ट हैं तो ये सब आपको फिजिकली मिलते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको फिजिकल वे में मिलती है। फिर जैसे चेकबुक वगैरह हुआ। लेकिन वर्चुअल में क्या आती हैं आपके, तो जैसे आप लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं या और भी कुछ ऐसा सर्विस यूज़ करते हैं जो कि हमारे नेट के थ्रू होता है, एक्सेस करते हैं आप लोग, तो ये बेसिकली वर्चुअल है। तो हम लोग यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें हम लोग रिटेल बैंकिंग का। तो पहला था कि ये इंडिविजुअल कस्टमर से डील करता है। ये अलग अलग तरह का लाइबिलिटी, एसेट और सर्विस ऑफर करता है। और इसका जो डिलीवरी मॉडल है वो फिजिकल भी है और वर्चुअल भी है। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद अब बात आती है एडवांटेज को समझने की। आखिर रिटेल बैंकिंग की क्या खासियत है, तो आइए इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रिस्क होता है, हम लोगों ने रिस्क को डिटेल में पढ़ा था अपने बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के टॉपिक में। तो इसका फ़ायदा ये है रिटेल बैंकिंग का कि रिस्क का जो स्प्रेड है वो लार्ज कस्टमर बेस पे होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो क्लाइंट का जो बेस है वो लार्ज है। मतलब रिस्क जो है अलग अलग कस्टमर पे फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्रेडिट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को आपने, बैंक ने किसी को लोन दिया और वो डिफ़ॉल्ट कर गया, वो पे नहीं कर पाया, तो उस वक्त ऐसा रिस्क जो ऑरिजिनेट होता है, जो अराइज होता है, उसी के हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो देखिए, रिटेल बैंकिंग का एक खासियत क्या है कि जो क्रेडिट रिस्क है हमारे बैंक का वो डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है, क्यों डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि जो लोन का जो अमाउंट है वो स्मॉल है। तो इस लोन का अमाउंट ही स्मॉल है, इसीलिए जो क्रेडिट रिस्क है वो क्या है, डाइवर्सिफाइड है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हमारे रिटेल बैंकिंग का। तीसरा जो एडवांटेज है वो रिटेल बैंकिंग का वो ये है कि हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली कस्टमर से डील कर रहे होते हैं। सो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो वो हमें फैसिलिटेट करते हैं मार्केटिंग में, मास सेलिंग में, एक्सेट्रा। मतलब यदि एक आदमी को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो उसे मार्केट करेगा, वो उसे और लोगों के पास और लोगों को समझाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट सही है, इसे आप लोग भी परचेज़ करें। तो इस प्रकार से मार्केटिंग भी हो जाती है और मास सेलिंग भी हो जाती है हमारे प्रोडक्ट की, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। So these three are major advantages of retail banking. Now we switch over to, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि रिटेल बैंकिंग में कंस्ट्रेंट क्या क्या है, क्या क्या कंस्ट्रेंट हमारे रिटेल बैंकिंग में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ये है कि हमें लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट को डील करना होता है। तो उन्हें मैनेज करने में जो हमें कठिनाई आती है वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका कंस्ट्रेंट है। वी हैव टू डील विथ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट, सो दिस इज इटसेल्फ अ इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट। नाउ उसके बाद देखिए क्या है कि जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी कस्टमर हैं, जो भी कंज्यूमर हैं, वो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे करेंगे जो कि जिसका वैल्यू लो है, तो उसको मेंटेन करने का जो कॉस्ट है ये भी बियर करना पड़ता है हमें रिटेल बैंकिंग में। तो ये कॉस्ट भी एक तरह का कंस्टेंट है। तीसरा पॉइंट है कि हायर लेवल ऑफ डिफ़ॉल्ट। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो रिटेल लोन दिया जाता है तो अनसिक्योर्ड, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, लोन बेसिकली सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों तरह के होते हैं। तो जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन है उसमें जो डिफ़ॉल्ट का जो हायर लेवल है,
ठीक है, या क्रेडिट कार्ड का जो रिसीवेबल है उसमें जो डिफ़ॉल्ट का जो हायर लेवल है, ठीक है। तो ये इन इन चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है रिटेल बैंकिंग में। तो बेसिकली यदि हम लोग देखें तो तीन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट हैं। पहला है कि क्लाइंट की लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट है उनसे डील करना, दूसरा है कि लो वैल्यू ट्रांजेक्शन के कॉस्ट को मेंटेन करना, और तीसरा है कि जो डिफ़ॉल्ट राइज होता है किसी लोन के कारण उसे भी हमें डील करना पड़ता है इस रिटेल बैंकिंग में। अच्छा, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सम ऑफ द रिटेल एसेट्स अंडर रिटेल बैंकिंग आर, पहला है हाउसिंग लोन। ये सब देखिए रिटेल एसेट्स हैं। हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, और भी तरह तरह के लोन होते हैं। तो ये सभी के सभी टाइप जो है हमारे रिटेल बैंकिंग के एसेट हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिससे हम लोग जीडीपी कहते हैं हमारे भारत का, उसमें इस रिटेल एसेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो है मात्र 6%। दिस इज़ क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटेल एसेट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ ओनली 6%। आइए, ये सब तो बेसिक बातें थी हमारे रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड। अब हम लोग स्विच ओवर करते हैं बिजनेस मॉडल को। बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आखिर रिटेल बैंकिंग का क्या क्या बिजनेस मॉडल है, बैंक किस किस तरह के बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करती है। तो देखिए, द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग अडॉप्टेड बाय बैंक वेरी अमंग द पब्लिक सेक्टर। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर के क्रॉस, प्राइवेट सेक्टर के क्रॉस और फॉरेन बैंक्स अलग अलग मॉडल को अडॉप्ट करती है। तो इस सेगमेंट में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कौन सी बैंक किस तरह की मॉडल को अडॉप्ट करती है। उसे समझने से पहले हम लोग आखिर देख लें कि कौन कौन से मेजर अप्रोच होते हैं, कौन कौन से मेजर ये जो मॉडल है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक है हमारा स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, SBU शॉर्ट में कहते हैं। एक है हमारा स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, दूसरा है हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच, तीसरा है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो बेसिकली ये तीन तरह के अप्रोच होते हैं, SBU अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो आइए देखते हैं आखिर कौन से PSB, कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक किस अप्रोच को फॉलो करते हैं। जहाँ तक बात है PSB की, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच को? क्योंकि उनका जो रिटेल बैंकिंग बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी PSB है वो सभी के सभी इस डिपार्टमेंटल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो हमारे नए जनरेशन के प्राइवेट बैंक हैं, तो वो अडॉप्ट करते हैं SBU अप्रोच को, जिसे हम लोग स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच करते हैं। तो इससे उन्हें फ़ायदा क्या होता है कि उन्हें क्लियर फोकस्ड रहते हैं, वो लोग क्लियर फोकस्ड रहते हैं कि हाँ, उन्हें टाइम बाउंड मैनर में इस चीज़ को कंप्लीट करना है। और जहाँ तक बात आई फॉरेन बैंक की, तो वो भी फॉलो करते हैं SBU अप्रोच को, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे एक डिमार्केशन है कि एक तरफ हमारा PSB है जो कि फॉलो करता है डिपार्टमेंटल अप्रोच को, और दूसरी तरफ है हमारा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक या फॉरेन बैंक जो कि फॉलो करते हैं हमारे SBU अप्रोच को। SBU का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। ओके, तो ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसमें हम लोग समझेंगे कि बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर रिटेल बैंकिंग में क्या क्या है। तो देखिए, चार ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इस बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर के। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, दूसरा है वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, थर्ड वन इज़ प्रिडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, एंड फोर्थ वन इज़ प्रिडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो आइए समझते हैं इन चार मॉडल के बारे में समझते हैं, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कौन सी बैंक कौन सी मॉडल को अडॉप्ट करती है। तो सबसे पहले बात आती है हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल की। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी कस्टमर के बारे में हमें अवेलेबल है, तो वो हमारे डाटाबेस में एक ही जगह मौजूद होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन सिंगल प्लेटफॉर्म इन द डाटाबेस। चलिए, इसके बारे में और एक पॉइंट जान लें कि ये एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें एक फ़ायदा क्या है कि ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज। तो ये हमने देखा हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल के बारे में। अब सेकंड है हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो देखिए, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ भी कस्टमर का डाटा होगा, हमारे पास कस्टमर का डाटाबेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे की पॉइंट है कि सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस होता है। मतलब एक सेंट्रल वे में सारा का सारा कस्टमर का डाटा अवेलेबल होता है, और उस डाटा को हम लोग यूज़ करते हैं अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। थर्ड है हमारा प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो है मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। कैसा ओरिएंटेड है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है।
ठीक है, जिसमें कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन होते हैं सम प्रोडक्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन होता है। और लास्ट है हमारा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए हमें कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा चार जो मेथड है, जो हमारे चार मेथड हैं, मॉडल जो हैं उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब बात आती है कि आखिर ये मॉडल कौन अडॉप्ट करते हैं, और तो वो हम लोग समझते हैं। आप देखिए, हम लोगों ने पीएसबी के बारे में बताया था आप लोगों को कि पीएसबी जो है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारी, वो अडॉप्ट करती हैं किस अप्रोच को, वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करती हैं। जहाँ तक बात आई मॉडल की, तो ये जो पीएसबी है वो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल को अडॉप्ट करती है। ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ये सिंगल मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। पीएसबी किस मॉडल को अडॉप्ट करती है, तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल को अडॉप्ट करती है। सो फार एज न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कंसर्न, सो दे फॉलो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी मॉडल अडॉप्ट करते हैं, वर्टिकली मॉडल अडॉप्ट करते हैं। और जहाँ तक बात आई किस यूनिट की, तो वो आप लोग जानते ही होंगे, स्ट्रेटजिक एसबीयू अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉरेन बैंक की जहाँ तक बात है, वो प्रिडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, प्रिडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में रिटेल बैंकिंग इनिशिएशन आर अटेम्प्टेड विथ कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा अपने रिटेल बैंकिंग का पहला चैप्टर। आप लोग मैकमिलन बुक को पढ़ेंगे या इस नोट्स को पढ़ लें, तो आप लोगों को मैकमिलन बुक में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इस नोट्स को केवल देखें, एक दो बार और वीडियो को देख लें, जिससे आपका क्लियर कट रिविजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं लेसन लाऊंगा उसमें जो भी मैंने यहाँ समझाया है उस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग वेट करें उस लेसन का, मैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर करूँगा और उसे खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ताकि जो भी समझे हैं उसका वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक फेसबुक चैनल भी है, तो जो लोग उससे नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाएं। और लेसन को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको लेसन पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।